हम बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लिपिड पढ़ रहे थे, फॉस्फोलिपिड। इस तरीके का स्ट्रक्चर था, डबल, ठीक है। ये ये हेड किसका था? फॉस्फेट का। और टेल किसकी थी? लिपिड की या फैट की। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये ऊपर वाले या इस तरीके से लगे हुए जो पार्ट हैं, और नीचे क्या है इनके, इस तरीके की टेल है। जो फॉस्फेट पार्ट है ये था हाइड्रोफिलिक, और लिपिड वाला पार्ट क्या था? हाइड्रोफोबिक, पानी से डरने वाला। ये वाला पार्ट था हाइड्रोफिलिक, और ये वाला पार्ट था हाइड्रोफोबिक। ये अंदर हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट किस साइड में रहता है? अंदर की साइड में रहता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है, जिसकी वजह से ये वाटर के कांटेक्ट में नहीं आता। और इंटीग्रल प्रोटीन्स देखे थे, प्रोटीन होते हैं, कुछ प्रोटीन पेरिफेरल होते हैं, बाहर की साइड में निकल जाते हैं, और कुछ इसके अंदर मर्ज रहते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से ये पार्ट हाइड्रोफिलिक ये वाला, और ये वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक। ये वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक और ये वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक। और ये बाई लेयर है फॉस्फोलिपिड की, 2 लेयर लगी हुई रहती है, ठीक है। अब कुछ कंटेंट आपको याद रखना पड़ेगा। दोनों चीजें हैं, लिपिड भी है और प्रोटीन भी है। The ratio of protein and lipid varies considerably in different cell types. हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड दोनों होता है। ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ठीक है। लिपिड तो ऑल ओवर इस तरीके से, लिपिड की लेयर तो ऑल ओवर इस तरीके से बाइलेयर चलती रहेगी। अलग अलग सेल में, जैसे आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, या अलग अलग टाइप की सेल्स होती है, हमने पढ़ा है वेरियस टाइप ऑफ सेल्स। हर सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बेसिक कंटेंट तो क्या है इसका? लिपिड एंड प्रोटीन है, लेकिन इनके रेशियो में फर्क आ जाता है हर सेल के अंदर। सारी सेल में लिपिड एंड प्रोटीन का जो अमाउंट है या परसेंटेज है वो सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है। जो हमको याद करना है यहाँ पर, वो याद करना है कि ह्यूमन में इरेथ्रोसाइट, एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी व्हाट इज इरेथ्रोसाइट? आपकी बॉडी में इरेथ्रोसाइट क्या है, बता सकते हो? नाम से क्लियर करो। इरेथ्रो बताया था कुछ, कैन एनीवन एक्सप्लेन मी? इरेथ्रोसाइट क्या है हमारी बॉडी में? बहुत जाना पहचाना है, कुछ नया? वेरी गुड, आरबीसी इज नोन एज इरेथ्रोसाइट, ठीक है। इरेथ्रो कलर है, रेड कलर से बना है। हमारी बॉडी में जो आरबीसी थी, जो आपने फोटो देखा था, सामने से ऐसी दिखती है एंड साइड में से ऐसी डम्ब बेल टाइप दिखेगी, ठीक है, आरबीसी, जिसके अंदर न्यूक्लियस एंड दूसरे कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होते। अच्छा बच्चों, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ मैं पूछती हूँ पीछे से मोबाइल में सर्च करके इंटरनेट से मुझे बता देते हो, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। करते हो तो भी कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, बस उसे याद रख लेना। इरेथ्रोसाइट में, आरबीसी में 52% होता है प्रोटीन एंड 40% क्या होता है? लिपिड होता है, ठीक है। यहाँ ये जो लिपिड है ये वाला कंटेंट और प्रोटीन का कंटेंट, ठीक है, ऑल ओवर। ये हमें याद रखना है, 52% इज प्रोटीन एंड 40% लिपिड। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कंफ्यूज करके भी दे देंगे कि 52% पूछ लेंगे लिपिड और 40% पूछ लेंगे कि प्रोटीन होता है, इस तरीके से पूछ सकते हैं। नाउ एक्सट्रैक्शन के बेस पर, एक्सट्रैक्शन मतलब किस तरीके से प्रोटीन को बाहर निकालते हैं,
किसी भी सेलुलर कंपोनेंट में से किस तरीके से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो प्रोटीन है वो दो पार्ट में डिवाइड है, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। तो वो हमें पता है इंटीग्रल प्रोटीन अंदर होते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना इनको थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और ये कौन से प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है जो बाहर की साइड में। सो प्रोटीन आर ऑफ टू टाइप्स। सो बेसिकली हमने एक सेल में क्या क्या देखा, देखो सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या देखा हमने। प्रोटीन देखा, प्रोटीन होता है दो तरीके का, इंटीग्रल यानी अंदर की साइड में, ये अंदर, ठीक है, ये भी इंटीग्रल प्रोटीन। ये वो जो आपको बताया था कि जैसे कढ़ाई में गुलाब जामुन फ्लोट कर रहे हैं उसी तरीके से दिखता है ये, ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन। सो शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, देख लो ये शुगर की चेन है प्रोटीन से लगी हुई, ये वाली शुगर चेन, दिस इज शुगर चेन, दिस इज शुगर चेन, ठीक है। और क्या हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं होता, एक वैक्सी सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में, नाम तो बहुत सुना है कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। हमेशा कोलेस्ट्रॉल नुकसान वाला नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल हमारा बॉडी में सेल प्रोड्यूस करती है, वैक्सी सब्सटेंस है फर्स्ट। तो दूसरा क्या है, हमारी खुद की सेल प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। कभी कभी हम बाहर से अपटेक भी करते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल बहुत यूजफुल है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की हेल्प से ही बहुत सारे हार्मोन बनते हैं और बनता है विटामिन डी, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल वैक्सी सब्सटेंस है, वैक्स जैसा दिखता है, हमारी बॉडी खुद बनाती है, कई बार हम अपटेक करते हैं, हार्मोन बनते हैं इससे बहुत सारे, और विटामिन डी बनता है, बहुत हेल्पफुल है। लेकिन ज्यादा हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम करता है, क्योंकि आर्टरीज जो होती है ना हमारी, आर्टरीज सर्कुलेशन वाला टर्म याद करो, उसमें आर्टरीज पड़ा था, आर्टरीज एंड वेन्स। तो आर्टरीज को क्या कर देता है, चौक कर देता है अगर जरूरत से ज्यादा हो तो, लेकिन अगर कम है तो फिर बॉडी फंक्शन भी नहीं हो सकता। तो ये दो चीजें हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। शुगर या कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड वही लिपिड, ये हमने पढ़ा है। ये वाला जो हेड है वो फॉस्फेट का बना है और नीचे वाला पार्ट लिपिड का बना है, तो इसे फॉस्फोलिपिड बोलते हैं हम, ठीक है। एंड एक और चीज है जो है फॉस्फोग्लिसराइड्स। फॉस्फोग्लिसराइड का भी जो लिपिड है वो फॉस्फोग्लिसराइड ही है, एक टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि फॉस्फोग्लिसराइड हम बहुत ज्यादा डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं और अभी समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। सो फॉस्फोग्लिसराइड्स हम लिपिड से जोड़ करके देख लेते हैं, ठीक है। सो फॉस्फोग्लिसराइड्स की भी बनी हुई होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड फॉस्फोग्लिसराइड इज अ काइंड ऑफ लिपिड, ये ध्यान रखोगे। सो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि 5, ठीक है, आपने वैसे 11th क्लास में पढ़ा है फॉस्फोग्लिसराइड्स क्या होता है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे आगे और ज्यादा बायोमोलिक्यूल वगैरह चैप्टर्स तो बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा कि फॉस्फोग्लिसराइड्स क्या है। ये जो चैप्टर का ये वाला पार्ट है, ये अभी हमें इतना स्पेस प्रोवाइड नहीं कर रहा कि हम फॉस्फोग्लिसराइड्स स्पेसिफिक वे में जाकर के पढ़े, लेकिन आगे हम इसको अच्छे से बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। बट अभी के लिए क्या टर्म याद रखते हैं कि फॉस्फोग्लिसराइड्स भी होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, एंड फॉस्फोग्लिसराइड्स आर लिपिड, ठीक है। सो सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड एंड फॉस्फोग्लिसराइड। क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन में, और आपको साथ में कुछ अलग से दे दें, एक ऑप्शन कोई और दे दें, है ना, कि एक सडनली एक ऑप्शन कोई और दे दिया या एक ऑप्शन इसमें से रिमूव कर दिया, तो उस बेस पर आपसे क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है ये जो मॉडल हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दिस मॉडल इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये याद रखना है। क्या मतलब होता है फ्लूइड मोज़ेक का, ये बहुत फेमस मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मतलब ये फ्लूइड लाइक, जिसे एक टर्म आएगी हमारे पास, कासी फ्लूइड नेचर है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। कासी फ्लूइड नेचर का क्या मतलब है बच्चों, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, और इसमें क्या है, हमारे प्रोटीन थे थोड़े से इंटीग्रल, ठीक है। सो ये जो
प्रोटीन और ये है ना, ये इस तरीके से लेटरली क्या करते, ऊपर नीचे बम्प करते। वही गुलाब जामुन देखे आपने कढ़ाई में किस तरीके से फ्लोट करते, एक जगह ठहरे रहते क्या कि यही फिक्स है, कहीं थोड़ा सा भी फ्लोट या मूव नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं है। सो ये क्या होता है, ऊपर नीचे इस तरीके से क्या करते, मूव करते हैं। सो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर है दैट इज क्वासी फ्लूइड नेचर, मतलब एकदम सॉलिड नहीं और एकदम फ्लूइड भी नहीं, ऐसे हम कह सकते हैं सेमी सॉलिड कंडीशन, ठीक है। और ये जो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपकी सिलेबस में है। फ्लूइड मोज़ेक, फ्लूइड मतलब फ्लूइड एंड मोज़ेक आप समझते हो किस तरीके से दिख रहा है वो मोज़ेक मीनिंग। सो ये किसने डिस्कवर करा था, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972। टर्म्स तो एनसीईआरटी के जो नाम है ना डिस्कवरर की वो तो याद करने ही है। सो कासी ये भी पूछ सकते हैं कि कासी फ्लूइड नेचर क्या होता है, या कासी फ्लूइड नेचर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने डिस्कवर करी। सो उसकी वजह से प्रोटीन इस तरीके से ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर नीचे, फिक्स नहीं है, कहने का मतलब यही है, लेटरल मूवमेंट। और ये जो फ्लूइड नेचर है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या क्या अवेलेबल करवाती है, इससे क्या क्या हेल्प मिलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। देखो सेल ग्रोथ, ये सेल है, ठीक है, इसकी साइज क्या करनी है, बढ़ानी है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सपांड होगी तभी तो सेल की साइज बढ़ेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सपांड होना बहुत जरूरी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कब एक्सपांड होगी, जब वो फ्लूइड होगी, ठीक है। फिक्स नहीं है, मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है, फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, सेल ग्रोथ के लिए। फिर इंटरसेलुलर जंक्शन, इंटरसेलुलर जंक्शन मतलब दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन बनाने के लिए भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जंक्शन मतलब कोई पार्ट है जो यहाँ से निकल करके कोई चीज बाहर से अंदर आ रही है, अंदर से बाहर जा रही है, या दूसरे सेल से कम्युनिकेशन में है, तो दूसरी सेल से कम्युनिकेशन के लिए भी इसका थोड़ा सा लूजन अप होना जरूरी है। एकदम फिक्स नहीं कि रिजिड है, पक्का हो गया, कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। उसके बाद सीक्रेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सीक्रेशन करती है, हमें पता है, बहुत सारे केमिकल्स एंड एंजाइम्स। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है एंडोसाइटोसिस में। व्हाट इज एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस मतलब जब कोई सेल एंगल्फ करती है किसी को, ठीक है, एंडोसाइटोसिस एंगल्फ करना। ये अमीबा का एग्जाम्पल था, ये अमीबा है हमारा और ये अमीबा का फूड है। तो अमीबा क्या करता है, अपना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको इतना फ्लेक्सिबल करके चेंज कर लेता है, और फूड को धीरे धीरे, इसका वीडियो भी मैंने एक बता रखा है, ठीक है, किस तरीके से अपने अंदर ले लेता है सूडोपोडिया चेंज करके, और फूड मटेरियल क्या आ जाता है इसके अंदर, दिस इज फूड, दिस इज फूड, दिस इज फूड। और ये अपने जो सूडोपोडिया होते हैं, ठीक है, सूडो मतलब झूठा, पोडिया मतलब लेग्स, तो लेग्स इसके ये जो बम्प्स निकले हैं ये झूठे हैं, ठीक है, आपको मैंने एक वीडियो भी बताया था। एंड उससे ये फूड अपने अंदर इसने इंगल्फ कर लिया। तो इंगल्फ करने का क्या रीजन है, क्योंकि इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, फ्लेक्सिबल, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि फूड किसी भी तरीके से इसके सूडोपोडिया मूव कर जाते हैं, और बाहर जो फूड मटेरियल है वो क्या कर लेता है, इंगल्फ कर लेता है। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है तो फूड मटेरियल अपटेक करने में हेल्प होती है। सो एंडोसाइटोसिस मतलब किसी भी फूड को या किसी भी चीज को क्या करना, अपने अंदर ले लेना, दिस इज एंडोसाइटोसिस। सो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही एंडोसाइटोसिस हो सकता है, यानी बाहर का कोई भी चीज जब कोई सेल एंगल्फ कर लेती है, स्वेलो कर लेती है, शेप चेंज कर करके, इसी वजह से करेगी, शेप बार बार चेंज हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से, दिस इज एंडोसाइटोसिस। अब एक चीज बहुत अच्छे से आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी कि
जो हम दो तरीके की सेल होती है हमारे पास, एक होती है विथ सेल वॉल और दूसरी सेल होती है विदाउट सेल वॉल। मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात नहीं कर रही बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इसमें भी होगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी होगी, ठीक है। लेकिन विद सेल वॉल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज सेल वॉल। और विदाउट सेल वॉल वाली सेल जो एनिमल की होती है, इसमें क्या होता है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जो प्लांट सेल होती है या जो सेल जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही लेकिन सेल वॉल भी, और सेल वॉल हमें पता है हद से ज्यादा रिजिड है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। सेल वॉल जो सेलुलोज की बनी होती है, फंगस में काइटिन की बनी होती है, सो फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर नहीं है। सेल वॉल इज नॉट अ फ्लेक्सिबल थिंग, रिजिड बहुत ज्यादा उसको स्पेसिफिक शेप और साइज देती है और चेंज नहीं होने देती। तो ये जो सेल होती है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी वो किसी भी चीज का एंडोसाइटोसिस नहीं कर पाएगी, ठीक है। सीक्रेशन तो ये चलो अंदर कर देगी या जो भी दूसरे फंक्शन है कर देगी, बट वो एंडोसाइटोसिस नहीं कर सकती, बहुत दिक्कत आती है, ठीक है, नहीं पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर सेल वॉल नहीं है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, ठीक है, सेल वॉल तो बहुत ज्यादा रिजिड और टफ स्ट्रक्चर है, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जस्ट लाइक सम एनिमल सेल या अमीबा की सेल। तो यहाँ पर एंडोसाइटोसिस या किसी चीज को डायरेक्ट एंगल्फ करना आसान हो जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, इसको किसी को अपटेक करना है तो अपनी शेप क्या कर देगी, चेंज कर देगी। ये अंदर वाली अगर अपनी शेप चेंज करती भी है, अलग शेप चेंज कर लेती है इस तरीके से फूड को लेने के लिए, ठीक है, अलग अलग शेप चेंज करती है, तो भी सेल वॉल तो बाहर है ही ना, तो वो सेल वॉल तो एक बाहर स्ट्रक्चर है, तो इसका शेप चेंज कर देने से, इसका इस तरीके से कोशिश कर लेने से भी क्या फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि बाहर तो एक रिजिड सेल वॉल है ही और वो कोई हेल्प नहीं करने देगी, इसको कोई मतलब ही नहीं शेप चेंज करने से। बट यहाँ पर ये क्या करेगी, ये एंडोसाइटोसिस करने के लिए ये शेप चेंज कर सकती है और किसी भी फूड को अपने अंदर ले सकती है। सो क्वेश्चन अगर आ जाता है कि एंडोसाइटोसिस कौन कर सकता है, विदाउट सेल वाले या एनिमल सेल जिसमें सेल वॉल नहीं है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वही क्या कर सकती है, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। यहाँ तक मुझे बता दो बच्चों, समझ में आ गया? कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर दो। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस देख लेते हैं और क्या क्या फंक्शन है, या हम कह सकते हैं कि अपटेक। कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर के, कौन कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी है या सब्सटेंसेस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बता सकते हो? मेजर, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट या शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, लिपिड या इसको हमने बोला था फॉस्फोलिपिड, एंड फॉस्फोग्लिसराइड्स, ठीक है। अब हम फंक्शन देख लेते हैं इसका। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो क्या है कि बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ट्रांसफर करना, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देखा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेलेक्टिवली मतलब सेलेक्ट करके, परमिएबल मतलब परमिशन देना, तो
सेलेक्ट करके परमिशन दे रही है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। ठीक है, सो यू कंसीडर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अवर रूम, हमारा जो रूम होता है, ठीक है, कमरा होता है, और वो उसकी जो दीवार होती है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा उसके लिए क्या होते हैं, रूम के अंदर गेट्स लगे हुए होते हैं। तो इसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी क्या लगे हैं, गेट्स लगे हैं या चैनल्स लगे हैं, जो क्या करेंगे, अलाउ करेंगे एंट्री एंड एग्जिट किसी भी चीज की। दैट्स व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड के बाहर से अंदर आए या अंदर से बाहर जाए उसको सेलेक्ट करके परमिशन देती है। ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी अंदर आ जाएगा और रैंडम कुछ भी बाहर चला जाएगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, क्योंकि अंदर वही साइटोप्लाज्म है, अंदर आने या बाहर जाने से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो हम याद रखेंगे अलग अलग, है ना। जैसे कि आपको कोई अच्छा लगता है तो कई बार आप अंदर आने देते हो बिना किसी ज्यादा पूछताछ के, और कई बार हमें कोई अच्छा नहीं लगता तो हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, कई जगह ऐसा भी होता है ना, एंट्री लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, कई जगह बहुत ज्यादा पूछताछ होती है, कई जगह तो ऐसा होता है कि और साथ में उनको गेस्ट देते हैं कि उनके स्वागत के लिए कि आप एंट्री कर जाओ, तो उनके लिए फिर साथ में और गेस्ट देते हैं, हेल्पर, है ना, कि उनको कोई दिक्कत नहीं हो अंदर आने में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी वही ट्रीटमेंट रहता है, किसी को अंदर नहीं आने देती, किसी को बहुत पूछताछ के बाद अंदर आने देती है, किसी को रैंडम आने देती है कि ठीक है आ जाओ, और किसी किसी को स्पेसिफिक गेस्ट प्रोवाइड करती है साथ में और अंदर लेने के लिए। ठीक है, सो दीज आर प्रोसेसेस जिसकी वजह से क्या करती है, अपटेक करती है, या तो कुछ अंदर लेती है या कुछ बाहर निकाल देती है। सो देखते हैं हम कौन कौन से टर्म्स हैं और कैसे कैसे अपटेक करती है या इनटेक करती है। सबसे पहले आ रहा है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये बच्चों टर्म्स बहुत सिंपल इजी है, आपको जस्ट एक रिवीजन लेना है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। So many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy. This process is called पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के यानी सेल के अंदर आने के लिए, ठीक है, आराम से अंदर आ सकते हैं और किसी भी तरीके की एनर्जी खर्च नहीं होती। मतलब कोई मॉलिक्यूल को अंदर आना है तो आ जाएगा, कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही। ठीक है, जैसे किसी के एंट्री लेने पर कोई पैसे या फीस या टिकट उसको नहीं देना पड़ता, ठीक है, अंदर आ जाएगा। और गेटेड चैनल, गेटेड चैनल क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आ रहे हैं, ठीक है, ये अंदर आने के लिए इतने कंफर्टेबल नहीं है। सो उसको अंदर आने के लिए स्पेसिफिक चैनल या स्पेसिफिक गेट की जरूरत पड़ेगी जिसके थ्रू ही अंदर आ सकते हैं। पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर नहीं आ सकते, स्पेसिफिक गेट है जिससे अंदर आएंगे कोई भी मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये जो गेटेड चैनल है हमारे, इन गेटेड चैनल पर क्या लगा हुआ रहता है बच्चों, प्रोटीन लगे हुए रहते हैं जो इनको अंदर आने में हेल्प करते हैं, गेटेड चैनल। ठीक है, देखो ये जो प्रोटीन्स है ना, ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बाहर से अंदर आने में। जो प्रोटीन हमने पढ़ा है, ये प्रोटीन क्या करते हैं, गेटेड चैनल का हेल्प करते हैं। देखो प्रोटीन तो सब जगह नहीं है ना, लिपिड बायलेयर तो एंटायर फैली हुई है, सारी लिपिड बायलेयर है, लेकिन प्रोटीन तो जगह जगह पर ही है ना, हर जगह तो प्रोटीन नहीं है। सो प्रोटीन क्या करते हैं, एक गेट प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से ये अंदर आ जाए। ठीक है, दिस इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव में एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं है, एनर्जी का कोई खर्चा नहीं है, और ऊपर से मॉलिक्यूल्स को अंदर लेने के लिए गेट प्रोवाइडेड होते हैं, और वो गेट क्या होते हैं, प्रोटीन जो है वो उसको अंदर लाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में न्यूट्रल सॉल्यूट्स, न्यूट्रल सॉल्यूट्स मतलब जिन पर कोई चार्ज नहीं होता। हम दो तरीके के चार्ज पढ़ चुके, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऐसा कोई सॉल्यूट या ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसे अंदर आना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है, न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब नो चार्ज होना चाहिए। ये फैसिलिटी किसके लिए, ओनली न्यूट्रल के लिए। सो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग अंदर आते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है बच्चों, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप।
स्लोप, ये स्लोप जो होता है, ठीक है, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप है। सो हायर स्लोप से लोअर स्लोप, ठीक है। सो यहाँ पर कोई सब्सटेंस ज्यादा है अमाउंट में और सेल के अंदर कम है, तो हायर टू लोअर इधर आ जाएगा। और ये भी हो सकता है कि सेल में हायर हो और बाहर के एटमॉस्फेयर में क्या हो, लो हो, तो ज्यादा से कम की तरफ चला जाएगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो सिंपल डिफ्यूजन में कोई ऐसे सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस हायर टू लोअर जाएंगे, चाहे सेल के बाहर जाना हो या सेल के अंदर आना हो, हायर टू लोअर ही जाएंगे। और ये न्यूट्रल होने चाहिए, इनके लिए ये टर्म्स एंड कंडीशन है कि इन पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। हाँ बच्चों, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? हायर टू लोअर, दिस इज नोन एज सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। इसमें कोई गेटेड चैनल की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक गेट की जरूरत नहीं, नो गेट, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमने पढ़ा है, ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस वाटर के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। जब वाटर हायर टू लोअर जाएगा, ये सेल है, ये भी काम तो ग्रेडियंट से ही कर रहा है, या स्लोप, ठीक है, हायर टू लोअर। सो अगर अंदर वाटर ज्यादा है सेल के तो बाहर चला जाएगा, और अगर बाहर वाटर ज्यादा है सेल के तो अंदर आ जाएगा। दोनों कुछ भी हो सकता है, बस हायर टू लोअर जाना है, ठीक है। सो वाटर भी मेम्ब्रेन से हायर टू लोअर, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? ऑस्मोसिस। और ध्यान रखोगे कि बहुत सारी चीजें ज्यादा से कम की तरफ आ रही है, हायर से लोअर की तरफ आ रही है, लेकिन ऑस्मोसिस टर्म जब आएगी तो हम किसे कंसीडर कर रहे हैं? वाटर को कंसीडर कर रहे हैं, या यूनिवर्सल सॉल्वेंट को, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। बच्चों आ रहा है समझ में टर्म्स? पैसिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। आप में से किसी का माइक ऑन है? उधर से नॉइज आ रही है, प्लीज माइक बंद कर दो। चलिए नेक्स्ट है फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ठीक है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल मतलब जिनमें पोलरिटी होती है, चार्जेस होते हैं, ठीक है। चार्जेस वाले मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते इजीली। क्यों पार नहीं कर सकते बच्चों? क्योंकि ये जो हमारा ये जो फॉस्फोलिपिड है ना, इसका फॉस्फेट वाला जो पार्ट है ये चार्ज्ड होता है, ठीक है। ये जो है पार्ट, दिस इज चार्ज्ड, ठीक है। सो इस वजह से रैंडम कोई भी मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, हम देखते हैं इस तरीके से चार्जिंग लगी हुई है, ये इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। ये बम्प जो दिख रहा है वो लिपिड का बम्प है, ये फॉस्फेट का बम्प है, सॉरी, ठीक है, ये बम्प है और ये नीचे है। तो इस तरीके से क्या है कि चार्ज मॉलिक्यूल पार नहीं हो सकते, क्योंकि पोलरिटी रहती है, ये जो पोलरिटी प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। तो ये भी चार्ज्ड है फॉस्फेट, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल एंटर कर रहा है अगर वो भी चार्ज है, उस पर भी कोई पोलरिटी है, तो वो एंटर नहीं कर सकता, पोलर एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब क्या है कि उसको पार कराने के लिए वही कैरियर प्रोटीन की जरूरत है। कैरियर प्रोटीन मतलब ये प्रोटीन देखे थे ना हमने, ठीक है। तो अगर एंट्री लेनी है तो ये वाले जो है ये चार्ज है सारे हमारे लिपिड, ये लिपिड क्या है? चार्ज है, फॉस्फोलिपिड चार्ज है, ठीक है। ये सिर्फ ये वाला पार्ट चार्ज है, ठीक है। नीचे वाला पार्ट चार्ज नहीं बच्चों, नीचे वाला पार्ट न्यूट्रल होता है,
ठीक है। ये हाइड्रोफोबिक पार्ट तो न्यूट्रल होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या है, चार्ज है। और जो मॉलिक्यूल एंट्री लेना चाहता है वो भी क्या है, चार्ज है या पोलर है। ठीक है। तो अब ये क्या है कि इसमें से एंट्री इसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि दो चार्जेस हैं, अट्रैक्ट या रिपेल वो कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, तो पार करना मुश्किल है। सो ये क्या करता है, लिपिड में से पार नहीं होकर के जो चार्ज मॉलिक्यूल है जिसको एंट्री लेनी है वो लिपिड में से नहीं जाएगा, क्योंकि लिपिड में क्या है, चार्जिंग आ रही है। अगर ये अनचार्ज होता, जो मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है उस पर नो चार्ज होता, तब तो वो आसानी से चला जाता। ठीक है। लेकिन अगर ये चार्ज है तो क्या है कि लिपिड को तो, लेयर को तो पार कर नहीं पाएगा। ठीक है। नो चार्ज वाला तो आसानी से पार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल जाएगा, कोई नहीं रोकता इसको। लेकिन अगर ये चार्ज है, इसके ऊपर चार्जिंग लगी हुई है, तो लिपिड तो रोकेगा इसको, क्योंकि लिपिड वाला जो पार्ट है, लिपिड का जो फॉस्फेट वाला पार्ट है, ये खुद ही चार्ज है। और ऊपर से चार्जिंग वाला मॉलिक्यूल तो ये कभी अलाउ ही नहीं करेगा जाने के लिए। ठीक है। दोनों चार्ज हैं। तो इस वजह से क्या है कि जो चार्ज वाला मॉलिक्यूल है ना, ये क्या करेगा कि ये बोलेगा कि लिपिड में से नहीं जाते हम, चार्जिंग वाला पार्ट क्या बोलेगा, हम लिपिड के अंदर के थ्रू एंट्री नहीं लेते, हम क्या करते हैं, प्रोटीन की हेल्प ले लेते हैं। तो प्रोटीन के थ्रू क्या करेगा, एंट्री कर लेगा। ध्यान रखो, नो चार्ज वाला लिपिड में से भी निकल जाएगा, क्योंकि लिपिड वाली बाइलेयर में से, क्योंकि लिपिड का जो हेड वाला पार्ट होता है, दिस इज चार्ज पार्ट, वो फॉस्फेट वाला पार्ट चार्ज है। सो चार्ज खुद पार्टिकल अंदर जो एंट्री ले रहा है वो भी चार्ज पार्टिकल है, और लिपिड का जो हेड है, पोलर हेड, वो खुद भी चार्ज है। तो क्या होगा कि बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, नहीं जाने देगा। दो चार्ज पार्टिकल कैसे बिहेव करते हैं हमें पता है, एट्रैक्ट या रिपेल में से, पर अंदर नहीं जाने देगा उसको, सिंपल एंट्री नहीं देगा। ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये तो नो चार्ज चला गया अंदर, कोई दिक्कत नहीं, लिपिड में से होता हुआ चला गया, बट जो चार्ज पार्टिकल है वो प्रोटीन की हेल्प लेगा कि नहीं, मैं प्रोटीन की हेल्प से अंदर जाऊंगा। और प्रोटीन क्या करेगा, इसको अंदर जाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो प्रोटीन क्या कर रहा है, अंदर जाने के लिए गेट दे रहा है, या जगह दे रहा है, या क्या कर रहा है, हेल्प दे रहा है, या क्या कर रहा है, फैसिलिटी दे रहा है। ठीक है। सो फैसिलिटी लेकर के ये क्या कर रहा है, अंदर की साइड में जा रहा है, प्रोटीन की हेल्प से ना, लिपिड नहीं जाने देगा। सो जब फैसिलिटी लेकर के अंदर जा रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि फैसिलिटी लेकर के ही अंदर जा पाएगा। और फैसिलिटी कौन दे रहा है, कैरियर प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्रोटीन बीच बीच में लगे हुए थे, ठीक है, हमने पढ़े हैं दो तरीके के प्रोटीन, इंटीग्रल और पेरिफेरल, ये क्या करेंगे, इसको अंदर ले जाएंगे, चार्ज पार्टिकल को अंदर ले जाएंगे। ठीक है। और नॉन चार्ज पार्टिकल के लिए हमने क्या देखा, नॉन या न्यूट्रल, जिसपे कोई चार्ज नहीं है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको कोई फैसिलिटी की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आ जा सकता है अंदर। लेकिन चार्ज पार्टिकल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसे फैसिलिटी देनी पड़ती है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, वही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हायर टू लोअर काम करेगा। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अभी तक हमने कहीं पर भी एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं पढ़ा है, जितने भी तरीके के हमने ट्रांसपोर्ट पढ़े हैं, फैसिलिटेटेड हो, पैसिव हो, सिंपल हो, ठीक है, एनर्जी खर्च नहीं होती। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी खर्च होती है, यानी कोई चीज बाहर से अंदर आए, अंदर से बाहर जाए, तो उसको क्या लगाना पड़ता है, फ्यू आयंस। ठीक है। वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से काम करते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब बच्चों स्लोप, बस ग्रेडियंट का मतलब क्या, स्लोप, हायर टू लोअर भी हो सकता है, लोअर टू हायर भी हो सकता है। ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, बहुत सारे आयंस ऐसे होते हैं जिन्हें लोअर टू हायर जाना पड़ता है। अभी तक कैसे चल रहे थे, हायर टू लोअर। ठीक है। एक मोटर, हम लोग टंकी से पानी लेते हैं ना, जब लोग हम टैप वाटर से पानी लेते हैं, टंकी से पानी लिया हमने, ठीक है, तो यहाँ तो बहुत ज्यादा पानी है टंकी में हमारी टैंक, ठीक है, और जो जिस यहाँ बकेट में पानी ले रहे हैं, यहाँ पर लो वाटर है, तो ये तो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टंकी खाली हो गई, सपोज करो, तो टंकी क्या हो गई, खाली होने के बाद लो वाटर हो गया, अब तुम्हें वापस वाटर चढ़ाना है इसमें, और यहाँ पर क्या है, वाटर तो अपना ज्यादा है अब, है ना, टंकी में ज्यादा पानी था, हायर वाटर लेवल, हायर कंसंट्रेशन, बकेट में क्या था, पानी कम था, आपने सीधा टैप ऑन करा,
नल चालू करा, पानी इधर इकट्ठा हो गया, ठीक है। हायर टू लोअर, कुछ खर्चा नहीं, नो एनर्जी, ठीक है। लेकिन जब टंकी में पानी पूरा खत्म हो जाएगा और आपको मोटर से वापस पानी टंकी में चढ़ाना पड़ेगा, तो अब क्या जा रहा है, पानी जो है, अब पानी को वापस चढ़ाने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, आपको खर्च करनी पड़ेगी। सो वही कंडीशन है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कि यहां हम क्या भेज रहे हैं, लोअर टू हायर, ठीक है, ठीक है। सो अब क्या है कि इस वाले में से, ठीक है, यहाँ जो बकेट में पानी इकट्ठा हो गया था, बकेट में से वापस यहाँ पर भेजो। क्या करना पड़ेगा, बकेट में से वापस टंकी में पानी डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके अंदर क्या लगाना पड़ेगा, मोटर लगानी पड़ेगी या एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो एक चीज ध्यान रखो कि हायर से लोअर में जाने के लिए हमको कभी भी एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती, बट लोअर से हायर जाने के लिए क्या करनी पड़ती है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। स्लोप पर साइकिल वाला बंदा बिठा दो, हायर टू लोअर जाएगा, कोई एनर्जी नहीं, लेकिन नीचे से ऊपर जाने के लिए साइकिल पे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, या पैदल चलने के लिए कितनी मेहनत लगानी पड़ती है, ठीक है। सो हायर टू लो नो एनर्जी, लोअर टू हायर क्या लगेगी, हमारी पूरी एनर्जी लगने वाली है। सो वही बात है कि जब लोअर टू हायर जाएगी कोई चीज, ठीक है, डिपेंड करता है कहाँ ज्यादा है, सेल के बाहर ज्यादा है, सेल के अंदर ज्यादा है, तो वहां पर उसको क्या खर्च करना पड़ेगा, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। और ये जो ट्रांसपोर्ट है ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, और एनर्जी जो है वो एटीपी कहलाती है। एटीपी हमारी सेल की एनर्जी है, या सेल की करेंसी है, या सेल का पैसा है, जिसको बोलते हैं एटीपी, और वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज होती है, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम है सोडियम पोटेशियम पंप, जो बाद में एक्सप्लेन करने की बात है, बट अभी ध्यान रखना है कि ओनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर टू हायर जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या खर्च होगा, हमारा एनर्जी खर्च होने वाली है, ठीक है। सो दिस इज ऑल ओवर अबाउट जो भी हमने पढ़ा है, पैसिव, सिंपल, ऑस्मोसिस, और ये ध्यान रखना है फैसिलिटेटेड एक्टिव, बस इसी में एनर्जी लग रही है, ध्यान रखना हमेशा। और ग्रेडियंट टर्म से कंफ्यूज मत होना, दिस इज जस्ट अ स्लोप, हायर टू लोअर और लोअर टू हायर डायरेक्शन किधर भी रह सकता है, इसमें एनर्जी लगती है और इसमें एनर्जी खर्च नहीं होती है, बस ये ध्यान रखना है। सॉरी, उल्टा बोल दिया, इसमें एनर्जी लगती है लोअर टू हायर में, और हायर टू लोअर में एनर्जी नहीं लगती, दैट्स इट, बस ये ध्यान रखोगे, ठीक है। लोअर टू हायर एनर्जी लगानी है, और हायर टू लोअर कोई एनर्जी नहीं लगानी, वो अपने आप ही चला जाएगा, ठीक है। बच्चों कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ लो मेरे से चैट बॉक्स में, हेसिटेट मत करो, आराम से पूछ लो, कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो। ठीक है, मेरे को लगता है आ गया है सबको समझ में।